जय भोले के दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अर्चना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम 10th और 9th का सिलेबस कवर कर रहे हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए या अपने बोर्ड्स के लिए। तो उसी के लिए अब मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स का, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर है, इसके दो पार्ट हैं आपकी एनसीईआरटी में, मतलब रिफ्लेक्शन है और एक जगह रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कंबाइन करके दिया गया है, बाकी प्राइवेट बुक्स में आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा, पहले रिफ्लेक्शन देन रिफ्रैक्शन। उससे हमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क हमें किस बात का होना चाहिए, ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए और आपके बोर्ड्स के लिए भी। ठीक है, और कुछ बच्चे इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं, जो कि ये है नहीं। अब क्यों नहीं है उसका कारण अभी के अभी सुन लीजिए। शुरू करने से पहले, आप जब 11th में जाके भी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अगले साल, अगर आप पीसीएम लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो अभी हम 10th में पढ़ के जा रहे हैं ना, ये सिर्फ जो हमने 7th में पढ़ा था उससे थोड़ा सा और बढ़कर है। एक तरीके से ये भी ABCD ही है जो आपको 11th में जाके पढ़नी है, कोई नया नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो अभी आप देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं यहाँ पर और एकदम एडवांस तक लेके जाएंगे। और मेरी गारंटी है, अगर किसी बच्चे ने मेरी ये वीडियो या लेक्चर पूरा देख लिया ना, उसे इस चैप्टर का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, कैसा भी, चाहे फिर वो न्यूमेरिकल्स हो या अपना क्वेश्चंस हो या अपना कंसेप्ट हो, सब कुछ एकदम मक्खन क्लियर कर दूंगा, वो भी सरल भाषा में और आपके कम से कम टाइम में। ठीक है, तो बस आपको करना इतना सा कि मेरी वीडियो के संग बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो की लेंथ है घंटे भर की या 1.5-2 घंटे की, तो भाई देखो पूरा चैप्टर समझाने में इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग समझते हैं कि 20-25 मिनट में अगर आप कहीं पूरा चैप्टर जाके समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ अभी के लिए तो है, पर आगे उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरेशन उतना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी वो वीडियोस देख चुका हूँ और उसका एक्सपीरियंस ही आपको बता रहा हूँ। जब आपको चैप्टर समझना हो तो कोई भी आप वीडियो उठाइए, डिटेल्ड वीडियो, उसको आप देखिए, जिससे कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर हो, आज के लिए नहीं, आगे के फ्यूचर के लिए भी। अब बिना किसी देरी के लिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है लाइट। देखिए, अभी हमने देखा लाइट। लाइट क्या होती है सर? आपको अभी अपने मोबाइल में ये वीडियो दिख रही है, मेरा हाथ दिख रहा है, ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये सब चीज़ें आपको क्यों दिख रही हैं? लाइट की वजह से। अगर इस कमरे में लाइट ना होती तो अंधेरा होता, अंधेरा होता तो शायद आप लोगों को कुछ विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी होती है। अब इस एनर्जी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, या ये एनर्जी हमें क्या करने की क्षमता देती है? तो ये एनर्जी हमें चीज़ों को देखने की क्षमता देती है। इट एनेबल्स टू सी थिंग्स अराउंड अस। इसके कारण हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप अगर लाइट ना हो तो क्या आप ये सब देख पाएंगे? नहीं। तो ये होती है लाइट की हमारी नीड। ठीक है, यही हमारी लाइट की नीड है। अगर आपसे वन वर्ड क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ लाइट, तो आप कह सकते हैं इट एनेबल्स टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ओके, अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो हमारा बेसिक पॉइंट है, जो आपने 7th में पढ़ा था, क्योंकि उस समय ऐसा चैप्टर था। आपको कोई भी चीज़ कब दिखाई देती है? जब लाइट होती है एटमॉस्फेयर में। आपका सोचना ये होगा जब उसके चारों तरफ लाइट है तो वो हमें दिखाई देती है, पर ऐसी बात गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? वो चीज़ हमें जब दिखाई देती है जब उस पर लाइट की रेस पड़ के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है। मान के चलिए ये मेरा एक बॉक्स है, यहाँ से मैंने बल्ब लगाया और यहाँ से मैंने लाइट की रेस दी और वो रेस इस बॉक्स से जाकर टकराई। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, फिर वो जो रेस इस बॉक्स से जाकर टकराई हैं वो मेरे पास वापस आएंगी यहाँ। तो अब मैं इस बॉक्स को देख पाऊंगा। ठीक है, अगर वो रेस इस बॉक्स से टकराती ही नहीं तो मैं इस बॉक्स को देख ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर आती नहीं उस बॉक्स से। तो इसलिए when light rays get deflected by an object then we can see that object। जब लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में आती हैं तभी हम उसे देख पाते हैं। अगर वो उस ऑब्जेक्ट से नहीं टकराएंगी, हमारी आंखों तक नहीं आएंगी, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, चौथी प्रॉपर्टी सॉरी, वो है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट एकदम सीधे चलती है, इसमें कोई भी वो नहीं है, कर्व नहीं। अच्छा देखो, अब इसका एग्जांपल क्या है? शैडो बेस्ट एग्जांपल है। जो आपकी शैडो बनती है वो इस फिनोमेना का एग्जांपल है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इसका रीजन सुनो क्यों। आप चल रहे हो सड़क पर, आपने अपनी शैडो को आते हुए देखा है, वो सामने बनती है। वो क्यों बनती है? वो इसलिए बनती है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है,
लाइट रेज यहाँ 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 से आ रही होंगी, ठीक है। अब वो क्या होगा, उनमें मुड़ने की आदत तो है नहीं, ठीक है। तो वो ऐसा तो होगा नहीं कि अरे यार ये सामने रुकावट है तो चलो मोड़ के चलते हैं, ऐसे चले जाएं, ऐसे तो इनमें कोई कंडीशन है नहीं। तो जितनी वो सीधे जा पाएंगी उतनी वो जाएंगी, और जहां से वो नहीं जा पाएंगी वहां वो नहीं जा पाएंगी, पर करेंगी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल। तो इसलिए फिर आपकी शेडो बन के आती है यहाँ पर, उस शेप की जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो बन जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पर, जो कि है नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसको समझने से पहले जरा मैं एंगल सही कर लूं और फिर हम इसको समझना शुरू करते हैं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं समझना नेचर ऑफ लाइट को। क्या होता है नेचर ऑफ लाइट? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा क्वेश्चन बनता है। लाइट हैज डुअल नेचर, ठीक है। लाइट के डुअल नेचर होते हैं, यानी दो नेचर होते हैं। अब वो दो नेचर कौन कौन से होते हैं उन्हें समझते हैं। पहला नेचर, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सीधी सीधी भाषा में कहूँ, लाइट हमारी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, जिनको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होता। मटेरियल मीडियम यानी कि आपका साउंड होता है, साउंड को एयर चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो उन्हें क्या है, मीडियम की आवश्यकता है। और जो लाइट होती है उसे मटेरियल मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती, वो ट्रेवल ही अपने आप ही कर सकता है। उसे सॉलिड लिक्विड गैस से कोई फर्क नहीं, उसे चाहिए नहीं, ठीक है। वो अपने बलबूते पे ही ट्रेवल कर सकता है। तो वही चीज आपको यहाँ बताई गई है, ठीक है, कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, ठीक है। तो लाइट हमारी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है जिन्हें मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एग्जाम्पल जो इस बात को सही दर्शाता है, तो जैसा आपका फिनोमेना है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, जो अभी आप पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन का वो भी आप आगे पढ़ेंगे, या डिफ्रैक्शन का। तो ये बातों को आप जब भी समझा सकते हैं, ठीक है, जब भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप मान के चलते हैं कि लाइट हमारी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। समझ रखिएगा इस बात को ध्यान से कि इन तीन फिनोमेना को आप जब भी समझा सकते हैं जब आप मानते हैं कि लाइट आपकी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो पहला तो नेचर हो गया लाइट का, वेव नेचर, ओके। अब दूसरे नेचर की बात कर लेते हैं। दूसरा नेचर है सर, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो दूसरा नेचर है लाइट का हमारा पार्टिकल नेचर। कुछ लोगों ने कहा कि लाइट सर वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो कुछ ने कहा कि लाइट तो भैया पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। मतलब लाइट हमारी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ट्रेवल करती है, इनकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटॉन। क्या कहते हैं? फोटॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है हाल, व्हाट आर फोटॉन्स पूछ लिया जाए तो दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन विच लाइट ट्रेवल्स, ठीक है। सफिशिएंट आंसर है, काम हो जाएगा हमारा। तो दूसरा नेचर हमें ये बताता है कि लाइट हमारी पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स, ठीक है। अब इसके क्या एग्जाम्पल है? तो देखो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका अपना, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कवर नहीं हो रहा होगा, बस आप लिख लीजिए अपने उसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको आप 11वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम जब ही समझा पाएंगे जब हम ये मान के चलते हैं कि लाइट हमारी किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है हमारा सबसे बढ़िया, शैडो का, जो आपकी शैडो फॉर्म होती है। तो शैडो का फॉर्मेशन भी हम जब ही समझा पाएंगे जब हम मान के चलेंगे कि लाइट हमारी पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि लाइट के दो नेचर हैं, वेव नेचर और फोटोन नेचर, सॉरी पार्टिकल नेचर। अब देखो ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। सही क्यों है? क्योंकि कुछ बातों को हम जब ही समझा सकते हैं जब हम मानेंगे कि लाइट हमारी वेव है, या कुछ बात को हम जब ही समझा सकते हैं कि जब हम मानेंगे लाइट हमारी पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। इसलिए लाइट को हम कहते हैं कि लाइट डुअल नेचर शो करती है, ठीक है। इसको आप 11th में जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, आपको और मजा आएगा, पर अभी के लिए इतना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब जो अगला पॉइंट है हमारा लाइट के बारे में, वो है उसकी थ्योरी को लेकर। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट इज कॉल्ड
क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो जो लाइट को लेकर अब सबसे जो नई थ्योरी आई है उसे हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी, ठीक है। उस थ्योरी में लाइट के दोनों ही नेचर को एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को, बस इतना ही है। तो इसका एक वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट मतलब विच थ्योरी इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, या उस थ्योरी का नाम बता, तो बस आपको देना जाएगा कि क्वांटम थ्योरी आपको देना पड़ेगा उसमें आंसर, बस इतना है और उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना, अब देखो यहाँ पर आपकी लाइट की बातें क्लियर हो गई। अभी आपकी लाइट की दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं, वो मैं आपको बता दूं जरा पहले। तो दोस्तों आपकी जो प्रॉपर्टीज रह गई हैं लाइट की वो है कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। असल में ये मैं ऊपर लिखना भूल गया था इसलिए यहाँ लिखी है। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा तेज है, मतलब अनइमेजिनेबल है एक तरीके से। बाकी अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो वेवलेंथ होती है लाइट की, ये क्या है ये आप आगे आने वाले चैप्टर में समझेंगे, पर समझ लीजिए जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। कितनी होती है सर? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ये जो ए है इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ये ना बहुत ही छोटी यूनिट होती है, तो मतलब लाइट की वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम है। अब आप पूछेंगे सर इसका इफेक्ट, वेवलेंथ ज्यादा होती है तो क्या होता है, वेवलेंथ कम है तो क्या होगा? तो देखो जितनी वेवलेंथ कम होती है ना उतनी वो चीज ज्यादा फैलती है। जैसे कि जो रेनबो होता है उसमें वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, फैलता है उतना एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमें दिखाई पड़ता है। यही है बस यहाँ का, और कोई बात नहीं है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी लाइट की। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक रिफ्लेक्शन की तरफ। रिफ्लेक्शन, तो देखिए रिफ्लेक्शन आप आज का तो पढ़ नहीं रहे हैं, छठी सातवीं से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, आपने दीवार पे टिप्पा मारा है गेंद का, गेंद मार के देखिए आपको क्या होता है, गेंद आपको वापस मिल जाती है, तो वही होता है रिफ्लेक्शन। अभी तो आपने इसमें बॉल का यूज करा, पर यहाँ पर आप लाइट रेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए ये आपका एक मिरर है, आपने ऐसे लाइट की रेस डाली, और वो लाइट की रेस आप जब आप मिरर पे डालेंगे तो फिर वो आपको वापस रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस एंगल में आते हुए मिलेंगी, ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट होंगी ये, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लो, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज, ठीक है, व्हेन दे फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मतलब वो प्रोसेस ऑफ जिसमें कि हमारी लाइट की रेज वापस भेजी जाती हैं, कब? जब वो एक सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर गिरती हैं, ठीक है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हेन दे फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, अब रिफ्लेक्शन हमारा दो प्रकार का होता है। देखो पहला प्रकार होता है रेगुलर और दूसरा प्रकार होता है डिफ्यूज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बहुत ही आसान सी बात है, आप समझो आप शीशे से रिफ्लेक्शन करा रहे हो, आपको बिल्कुल बढ़िया रिफ्लेक्शन मिलेगा, एकदम आप जिस एंगल से डाल रहे होंगे, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, उस एंगल से आपको चीज वापस लौटते हुए मिलेगी, एकदम सटीक बढ़िया आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन, चमक मिलेगी बढ़िया, ठीक है। पर अगर आप यही कोई खुरखुरी चीज का इस्तेमाल करते हो, या जो पॉलिश्ड नहीं है, या जो एकदम मतलब कहते हैं स्मूथ नहीं है, जैसे आप लकड़ी का इस्तेमाल करो या अपनी हाथ स्किन का इस्तेमाल करो, तो इसमें आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ों को बिखरा देगा, मज़ा नहीं आएगा इसमें, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगी। देखो जब कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम ज़्यादा घिस देते हैं, एकदम साफ चमका देते हैं, तो फिर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करने लगती है। जैसे अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन है, आप एकदम बढ़िया कॉलिन वॉलिन डाल के साफ कर दो, तो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, आप अपनी शक्ल उसमें देख सकते हो। पर अगर यही वो गंदी हो रही है तो एक बार को आप उसमें नहीं देख पाते हो, ठीक है। या आप मान के चलो, आपने कई चीज़ों में देखा होगा ग्लास वेरिएंट आता है, ग्लास लगा हुआ होता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। वहीं अगर उसमें मैट फिनिश है, आपको पता है, तो मैट फिनिश रिफ्लेक्शन नहीं देती है। तो ये जो रिफ्लेक्शन हमारा ग्लास यहाँ पर कर रहा है ना, उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी बढ़िया वाला रिफ्लेक्शन। और जो रिफ्लेक्शन हमारा मैट फिनिश कर रहा है, या असल में शायद वो कुछ रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा है ज़्यादा, उसे हम कह देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सॉरी यहाँ पे थोड़ा रेज हो गया, उसे हम कह देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर की आप डेफिनेशन देखिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश्ड और शाइनी सरफेसेस, मतलब जब आप पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पर लाइट टकराते हैं और आपको वापस मिलती है, तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका एग्जांपल है मिरर या हमारा सिल्वर। सिल्वर के नीचे 2 अंडरलाइन पहले से क्यों है, क्योंकि सिल्वर हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, समझ रहे हो, बेस्ट रिफ्लेक्टर।
अब डिफ्यूज की बात करें तो डिफ्यूज क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डल और नॉन पॉलिश्ड सरफेसेस, मतलब जो डल है या शाइनी नहीं है या वो नॉन पॉलिश्ड है, मतलब स्मूथ नहीं है, जैसे कि बात करें लकड़ी या कोई मैट फिनिश की चीज़ है तो वो एक ऐसा रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी जो ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा। अभी ये हम साइंटिफिकली पेपर पेंसिल पर अभी बोर्ड पर हम करके देखेंगे अभी बस 2 मिनट बाद। ओके, अच्छा अब एक और बात मुझे आपको यहाँ बतानी थी, सर मिरर कैसे बनता है? कभी किसी बच्चे ने सोचने की कोशिश करी है? नहीं करी होगी, या करी होगी तो कुछ को पता भी होगा। देखो क्या होता है, आपने मिरर, पहले तो आप एक ग्लास की शीट लेते हैं, यानी कि सिर्फ आप एक कांच लेते हैं, फिर आप उसके एक साइड पर जो आपको लगाना है दीवार की तरफ, मतलब जो आपकी फेस पर नहीं रहेगा, बैक साइड है, उसमें आप एक सब्सटेंस की कोटिंग करते हैं। वो सब्सटेंस क्या होता है? देखो भाई, वो एक रिफ्लेक्टर सब्सटेंस होता है जो आपको बढ़िया रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करा सके, उस सब्सटेंस की हम यहाँ पर कोटिंग कर देते हैं। तो पहले तो हम सिल्वर का इस्तेमाल करते थे, अब लेकिन क्या है भाई, चांदी बहुत महंगी हो गई है, तो हम सिल्वर का इस्तेमाल अब कोटिंग करने के लिए करते नहीं हैं। अब हम ज़्यादातर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर देते हैं कोटिंग करने के लिए। तो हम मिरर की बैक साइड पर खूब एल्यूमिनियम की बढ़िया कोटिंग कर देते हैं। एल्यूमिनियम भी हमारा बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टर है कि जिससे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो तो हमें वापस दिखे अपनी ही इमेज। ओके, ये हो गया। अब हमने कोटिंग कर दी। अब इस एल्यूमिनियम की कोटिंग को बचाने के लिए हम उसके बैक साइड पर एक और पेंट की कोटिंग कर देते हैं, रेड पेंट है या ठीक है और कोई कलर का पेंट है, उसकी कोटिंग कर देते हैं। बस इतना करने से हमारा वो ग्लास था जो हमें आर पार दिखाई दे रहा था, वो अब एक मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब हम इसकी फ्रंट में देखेंगे ना तो हम अपने आप हमें अपनी शक्ल दिखाई देगी जैसे मिरर में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने इसमें इतने बढ़िया रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करा होता है ना, वो सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके वापस हमें देता है, जिससे हमें अपनी इमेज दोबारा दिखाई देती है। ठीक है, इस फिनोमेना को आप आगे समझेंगे, पर अभी मैंने आपको बताया कि मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे तो आपको सिर्फ बता देंगे। अब हम समझ लेते हैं थोड़े मिरर से जुड़े साइंटिफिक टर्म्स के बारे में। ठीक है, प्लेन मिरर। तो देखो दोस्तों, हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मतलब साइंटिफिक नेम्स हैं बेसिकली ये थोड़े कुछ मिरर के बारे में। ओके, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है आपका मिरर। ओके, आपको समझ आ रहा है? ठीक है, ये इसकी कोटिंग वाली साइड है और ये इसकी वो साइड है जिसमें हम देखते हैं अपना चेहरा। बढ़िया बात है। अब हमने इस पर एक लाइट की रे फेंकी। ठीक है, अभी आपकी लाइट की रे आप फेंकेंगे कैसे, ये आप अगर मुझसे पूछें तो आपने लेजर लाइट देखी है जो रेड कलर की आती है, बंदूकों में लगी हुई, या बच्चे खेलते हैं, तो वो आप एक खरीद लें। इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा अगर आपने वो खरीद ली तो। आप उसको लेना और फिर आप उसको एक एंगल से मिरर पे फेंकना। तो वो आप जो मिरर पे फेंकोगे ना, तो वो जो आपकी रे पूरी जाएगी, रे उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जो मिरर पर पड़ेगी। और वो जिस पॉइंट पर पड़ेगी मिरर को, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको ओ, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर पड़ेगी मिरर के, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब फिर पढ़ने के बाद मिरर के वो जो रे रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आएगी, उसको हम कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जब हमने इसे इधर से भेजा था तब तो ये इंसिडेंट रे थी, पर जब हमारे पास ये दोबारा पढ़ के वापस आ रही है ना, तब हम इसका सिर्फ नाम बदल देंगे और कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। अब आपको क्या करना है, मिरर से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर यानी कि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। जो आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे इसको आप नाम दीजिए नॉर्मल। ठीक है, इसको नॉर्मल कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट कीजिए आप एन से। अब ये जो आपका नॉर्मल है उसके हमारे क्या फायदे हैं, वो हमें दो चीजें बताता है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे बताता है समझो, हमने इंसिडेंट रे डाली मिरर पे, अब उस इंसिडेंट रे ने जो इस नॉर्मल के साथ, यानी जो रे मतलब जो ये लाइन है जो मिरर से परपेंडिकुलर है, उस लाइन के साथ जो इसने एंगल बनाया है ना, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसे कहते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के बनाए गए एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और फिर जब ये रिफ्लेक्ट होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इनके बीच में बना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। बाकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किनके बीच में बना, अपना रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो मैं समझता हूँ आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी मिरर के बारे में, कि ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है जो हमने डाली, जो हमें वापस मिली वो रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है मिरर के। जरूरी नहीं है ये मिड पॉइंट नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है बीच में, ऐसा कोई नहीं है, बस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बाकी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या है वो आपको समझ आ गए। जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बनाती हैं वही होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है आपको पता चल गया, जिस पॉइंट पर हमारी इंसिडेंट रे पड़ रही है, ठीक है, और उसी पॉइंट से हमारी क्या होती है, रे रिफ्लेक्ट भी करती है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की आपको बात समझ आ रही होगी। अब हम जरा डेफिनेशन पे गौर कर लें इन दोनों, मतलब 3-4 चीजों की। तो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या है, रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर। ठीक है, आप ऑन द मिरर यहाँ पे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर। रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन क्या है, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ लाइन राइट एंगल टू द मिरर। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ लाइन विच इज राइट एंगल टू द मिरर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेड बाय इंसिडेंट रे, आई आर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, आई आर यानी इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। बाकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज मेड बाय आर आर यानी कि रिफ्लेक्टेड रे शॉर्ट में एंड नॉर्मल। ओके, आपको समझ आ गई होंगी बातें। अब जरा बात कर लेते हैं, आपको एक रिफ्लेक्शन का डायग्राम दिखाया है मैंने। अब मैं आपसे बात करता हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपके अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। हम बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। कुछ लोग इसे बहुत बड़ा समझते हैं जबकि कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 लॉ है रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या कहता है, द आई आर इंसिडेंट रे, आर आर रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो पहला लॉ ये कहता है कि हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों एक ही साइड पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे इधर है, रिफ्लेक्टेड रे इधर है और नॉर्मल इधर है, कोई 2 एक साइड पे हो तीसरी एक साइड पे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तीनों एक ही तरफ होनी, तीनों एक ही तरफ होनी चाहिए, समझे आप। जैसे आपका ये मिरर है, ठीक है, अब आपने कह दी सर ये रही नॉर्मल और ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये रही इंसिडेंट रे, तो ऐसे नहीं चलेगा, कोई भी अलग साइड पे नहीं हो सकती, तीनों को एक ही साइड पे होना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास समझ आ रही होगी, यानी ऐसे ही होना पड़ेगा। समझ गए आप बात। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होगा ना, ये एंगल वो इस एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। समझ में आई आपकी बात। मान के चलो ये मिरर था, मैंने ये नॉर्मल बना दी, ये रे फेंकी, अरे थोड़ी गलत फेंकी, मैंने ये रे फेंकी 55 डिग्री के एंगल से और फिर ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर दी, तो ये जो एंगल बना है ना ये भी 55 डिग्री का ही होगा। अब आपको मेरी ड्राइंग में ये बड़ा ही छोटा लग रहा है, उससे वो देखो आप ध्यान मत दो, पर जो बात है वो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा और ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पर लाई करती हुई दिखेंगी। तो ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी खत्म हो गए। अब हम चलते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, अब हम डिफरेंस करते हैं रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में थोड़ा पेपर पेंसिल पर। जैसा कि अभी हम पढ़ के आए थे, पहले सिर्फ एक पॉलिश अनपॉलिश सरफेस, रफ और स्मूथ सरफेस पर, उसको जरा हम यहाँ प्रैक्टिकल में लेते हैं। तो देखो भाइयों, अब हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब हम बात करें उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन की। हमने एक मिरर बनाया, मिरर है, उसमें जो आगे की तरफ जो पार्टिकल लगे हैं, ये तो कोटिंग वाली साइड हो गई, और ये जो साइड है जो स्मूथ है उसमें सब कुछ एक ही तरफ फेस कर रहे हैं पार्टिकल, आप ऐसा मान के चलिए। तो
तो जब हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस को छोड़ा, ये 3 रेस का समूह था, इसे हमने मतलब जो आपस में तीनों रेस पैरेलल थी उन्हें हमने मिरर पर इंसिडेंट कराया, तो फिर जब वो रिफ्लेक्ट हुई ना तो हमें वो पैरेलल ही मिली। ये आपको लग रहा होगा ये पैरेलल नहीं है, बट आप मेरी ड्राइंग पर न जाएं, वो हमें पैरेलल ही मिली, ठीक है। तो ये तीनों रेस जो हमने पैरेलल छोड़ी थी वो रिफ्लेक्ट होकर भी पैरेलल ही रही। इससे क्या होगा, हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो हमें मिलता है लेजर का या हमारी, ठीक है, इमेज का, तो वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ये कब होगा, जब हम स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट कराएंगे, ठीक बात है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट पे जाके मान के चलो यहाँ पर हमारी आंखें होंगी, तो वो इस इमेज को देख पाएंगी, उन तक ये इमेज पहुंचेगी ऐसे ऐसे, ठीक बात है। पर अब बात कर लें डिफ्यूज की जरा। डिफ्यूज में क्या लिया, मान के चलो हमने एक ले लिया खरंजा टाइप का सा लेके रिफ्लेक्शन कराने, ठीक है, उस पे भी मान के चलो, अब मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, चलो खरंजा छोड़ो, वुड है, वुड आपने वुड ले ली। अब वुड क्या है, आगे से खुरखुरी हो रही है, स्मूथ नहीं है सर, तो उसमें एक पार्टिकल इधर की तरफ फेस है, एक इधर की तरफ, एक इधर, एक इधर, ऐसे करते करते अपोजिट साइड में सब फेस है सर, इसकी तरह सेम साइड में नहीं है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने भी पैरेलल बीम छोड़ी, वहां पर भी पैरेलल, यहाँ पर भी पैरेलल छोड़ी सर, इसमें कोई फर्क नहीं करा। पर जब वो इंसिडेंट हुई ना वुड पर, तो उनके इंसिडेंट्स के एंगल ही आपस में अलग अलग थे। यहाँ पर तो इंसिडेंट का एंगल सेम था हर रेस्पेक्ट में, पर यहाँ पर कोई अगर इस फेस वाले पे पड़ी तो उसका एंगल अलग हो गया, कोई अगर इधर फेसिंग करने वाले पे पड़ी तो उसका एंगल अलग हो गया। आपको सोचो, आपने ऐसे खरंजे बना रखे हैं, अब आप इस पर डालोगे तो इसका एंगल अलग हो जाएगा, आपने इधर डाली इसका एंगल अलग हो जाएगा, आपने ऐसे डाला इसका एंगल अलग हो जाएगा इंसिडेंस का। तो वो चीज आपको यहाँ देखने को हो रही है। अब जब इंसिडेंस का एंगल अलग अलग हो गया तो फिर भाई रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो गया। अब रिफ्लेक्शन फिर हमें ऐसा देखने को मिला, उल्टा सीधा, पैरेलल नहीं है इसकी तरह। अब इसमें क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन, आपकी आंख यहाँ होगी, पता नहीं रेस कहाँ जा रही है, इधर उधर खटम पटरम, आपको नहीं दिखेगी इमेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। अब क्या है, तो नीचे लिखा हुआ है मैंने, रेस तो पैरेलल आई, बट ऑल पार्टिकल्स जो थे यहाँ पर वो फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा सबका सेम रहा नहीं, जिससे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बिगड़ गया और फिर हमें ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब कितने लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया है, या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना फॉलो करने की वजह से डिफ्यूज है और ये फॉलो कर रहा है इसलिए रेगुलर है, वो अपना वहीं बैठे बैठे हाथ उठाएं। जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन्होंने गलत उठाया है। क्यों, सुनो आओ। देखो, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की उल्लंघना नहीं हुई है, ठीक है, उसको मतलब नकारा नहीं गया है। क्यों नहीं नकारा गया है भाई, जैसा उन्हें इंसिडेंट मिला यहाँ पर, चाहे वो डिफरेंट इंसिडेंट एंगल था, उन्होंने तो उस हिसाब से रिफ्लेक्ट करा। अब रेस को थोड़ी ना मतलब है कि पैरेलल आई हूँ तो पैरेलल ही जाऊंगी, वो तो ये कह रही है मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो वो तो रूल यहाँ पर भी ओबे हुआ है, उसमें कोई आप फॉल्स नहीं है बात यहाँ पर, ठीक है। पर यहाँ पर क्या बात आई, इनके पार्टिकल्स थे वो अपोजिट साइड में फेस कर रहे थे, इसलिए हमारा सबका इंसिडेंट एंगल जो था रेस का, पैरेलल रेस का, वो सेम नहीं हो पाया सबका, इसलिए ऐसा रिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब आप जो कमरे में चीजें देख पाते हैं वो किसकी वजह से होता है, रेगुलर या डिफ्यूज? कौन बताएगा? अपनी जगह से हाथ खड़ा करे और बोले। कितने बच्चों ने रेगुलर बोला है? बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने डिफ्यूज बोला है? अति उत्तम। इसमें से सही बोला है डिफ्यूज वाले बच्चों ने। अब क्यों बोला है उसको समझो। आपकी आंख यहाँ है तो रेगुलर ने लाइट मारी, आपने लाइट मारी मिरर पे, लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होके आई, पर लाइट सिर्फ एक पॉइंट पर ही तो रिफ्लेक्ट होकर आई जहां पर मतलब आप देख रहे हो। जैसा मिरर में करके देखना, मैंने आपको बताया लेजर फेंकना या टॉर्च हो तो टॉर्च डालना, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको कोई एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरे कमरे में वो लाइट छा रही है, नहीं, एक पॉइंट पे आएगी, ठीक है। तो वो चीज सिर्फ उसी पॉइंट पर देख सकते हैं हम, वो लाइट की रे सिर्फ उसी पॉइंट पर है, वहीं पर जो ऑब्जेक्ट है उसे देख सकते हैं। पर डिफ्यूज में क्या है, हमारे पास खूब वाइड वैरायटी है। अब वहां से जो लाइट की रेज आई वो हर कोने में जा रही हैं। हर कोने का मतलब है भाई, मैं
एक मान के चलो मैं इधर राइट साइड पे खड़ा हूँ, मैं लेफ्ट साइड पे खड़ा हूँ और मैं सेंटर में भी हूँ, मैं एक टाइम पर सब जगह पर हूँ, तो फिर जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो जितनी भी रेज है ना वो सब फैल कर स्कैटर होकर जा रही हैं सारी डायरेक्शंस में, जिससे क्या होगा, मैं सारे ही एंगल से या सारे ही डायरेक्शन से उस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। यहाँ तो हमारे पास लाइट रे ही एक जगह पर रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो हम दूसरी जगह से उसे कैसे देखेंगे? हमने ये पढ़ रखा है, जब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो जिस पॉइंट पर वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है लाइट रे, हमें वहीं तो जाना पड़ेगा, तभी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो हर जगह रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इधर भी उधर भी सब जगह, तो इसलिए हम किसी भी जगह से देख सकते हैं। अब मान के चलो आपके कमरे में तौलिया रखी है, कुर्सी है, बिस्तर है, सांप का कुछ भी है, वो आपको क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो चीज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कर रही है। क्या कर रही है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसलिए आपको, आप उस कमरे के हर एंगल से उसको देख सकते हैं। ओके, सही बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब मान के चलो इसका एग्जाम्पल दूं, आपके कमरे में शीशा लगा है, जब तक आप उसके सामने न जाएंगे तो आप उसमें अपने आप को कैसे देख लेंगे? नहीं देख सकते, क्योंकि आपसे लाइट रे, मतलब आपकी आंखों में आपके रिफ्लेक्शन की लाइट रे पड़ ही नहीं रही होगी, वो एंगल ही नहीं बन रहा होगा। ठीक है, पर आप जब उसके सामने चले जाते हैं तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे आपकी आंखों में पड़ती है, इसलिए आप अपनी इमेज देख पाते हैं उसमें। ये आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, कुछ भी खास नहीं है ज़्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे अपना ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस के बारे में। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना नया छोटा सा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फटाफट, ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे ल्यूमिनियस थिंग्स। आपने पढ़ा होगा तीसरी चौथी में, ल्यूमिनियस थिंग्स क्या होते हैं? जिनके पास खुद की लाइट होती है, जो लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारी साइंटिफिक वे में ऑब्जेक्ट्स कही जाती हैं। जैसे कि हमारी टॉर्च, लेज़र है, सन है, बल्ब है, एलईडी है, ट्यूबलाइट है, कैमरे की फ्लैश लाइट है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब इमेजेस क्या होती है? तो देखो, साइंटिफिक भाषा में इमेजेस होती हैं, डेफिनेशन याद कर लेना, इट इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस। ये ऑप्टिकल अपीयरेंस होती हैं प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल अपीयरेंस होती हैं जो कि बनती हैं, कब बनती है? जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती हैं। ठीक है, अब इमेज इज फॉर्म्ड when light rays actually meet at a point after reflection। तो असल में बात कहीं आगे तो रिफ्लेक्शन तो हो जाएगा, पर असलियत में इमेज हमारी रिफ्लेक्शन के बाद, जब जो दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करें, रिफ्लेक्टेड रेज, तब हमारी इमेज बनती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कि जो लाइट की रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलें, इंटरसेक्ट हो आपस में, तब हमारी इमेज कायदे से बनती है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा इमेज क्या चीज़ है। अब देखो, इमेज आपकी दो प्रकार की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा था 7वीं में, रियल इमेज क्या है? तो सर रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके, इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, तो उन्हें हम कहते हैं रियल इमेज। ओके, अब देखो इसमें जैसे कि क्या है, आपने सिनेमा हॉल में देखा है, पर्दे पर एक्टर की फोटो दिखाई देती है, वो रियल इमेज है। ठीक है, तो वो, अब ये इमेज बनती कैसे है? तो इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो मैंने लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रेज आपस में आकर एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो फिर वो रियल इमेज बनाएंगी। अब देखो, अभी आपको ऐसे इसका फॉर्मेशन नहीं समझ आएगा, अरे कैसे पॉइंट पे मिल रही है, क्या हो रहा है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद आप कॉनकेव कॉन्वेक्स में आप इमेज फॉर्मेशन करोगे ना खुद, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर अभी इसमें डाउट है, उसको डब्बे में डाल दो, अभी बाद में खोलना। ठीक है, मुझे पता है डाउट आएगा, क्योंकि सबको आता है यार, तो ऐसा कोई नया नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी बस इतना याद रखो कि ये इमेज जब बनती है, जब रिफ्लेक्शन के बाद असलियत में लाइट रेज हमारी इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके,
अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टाइप की इमेज की, जो है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सके, वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जो स्क्रीन पर ऑब्टेन न की जा सके। ठीक है, जैसे कि हम मिरर में देखते हैं तो जो हमारी इमेज दिखती है हमें, वो होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब ये इमेज कैसे बनती है, कब बनती है? तो दिस इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली डू नॉट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब ये इमेज जब बनती है जब हमने रिफ्लेक्शन कराया और लाइट रेज आपस में एक पॉइंट पर आकर मिल नहीं रही हैं। समझ में आ रही है आपके बात? मिल नहीं रही हैं, तब हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, अब असल में ये कैसे बनती है वर्चुअल इमेज, ये भी आप जब सीखोगे, जब आप फॉर्मेशन खुद करोगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स में आपको आगे सिखाऊंगा, तब आपको सारी बातें अपने आप समझ आने लगेंगी। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं वर्चुअल इमेज के केस में, हम मान के चलो हमने ये लाइट रे था, इसको ऐसे लिया, तो हम इसको पीछे ले जाके और इसको ऐसे ले जाके इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर, और यहाँ पर हमारी बनती है वर्चुअल इमेज। मतलब हम वर्चुअली, जो असलियत में है नहीं, एक हम इल्यूजन बोले तो भ्रम क्रिएट कर रहे हैं, पीछे की तरफ हम अपने आप से बढ़ा रहे हैं, जो कि असलियत में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वो हम कर रहे हैं पीछे की तरफ। जब हम उन रेज को एक्सटेंड करते हैं तब वो एक पॉइंट पर आके मिलती हैं और उस पर जो इमेज फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मिरर। जो मिरर आपकी इमेज फॉर्म करता है ना, वो होती है वर्चुअल इमेज। सॉरी, आपको यहाँ पे शायद वो नहीं दिखा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको ये डायग्राम दिखा, देखिए इसमें क्या है, ये रहा हमारा मिरर, ये रे आई और ये रे गई। अब ये दोनों आपस में आपको कहीं लगता है मिलेंगी, तो फिर हमारी इमेज कैसे बनेगी? तो हमने इन्हें पीछे बढ़ाया और इसे भी ऐसे बढ़ाया, तो फिर ये आगे जाके इस पॉइंट पे मिल जाती हैं, और ये ही पॉइंट हमारा वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो असलियत में वो मिल नहीं रही हैं, हम उन्हें मिलवा रहे हैं आर्टिफिशियली तरीके से, हम एक झूठ सा क्रिएट कर रहे हैं। तो वर्चुअल इमेज कुछ नहीं होता है, इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। अब ये आपको दोनों बातें और ज़्यादा अच्छे से जब समझ आएंगी, जब आप क्या स्टडी करोगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की फॉर्मेशन आप देखोगे। जितना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताता यार, वो सब ऐसे ही बता देंगे बस, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन और इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, बस इतना आपको बता देंगे, कहानी खत्म कर देंगे। इसलिए यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कोई भी आपको कंसेप्ट छूट ना जाए। देखो मेरे को ना बोर्ड से मतलब है, ना आपके हाफेली से, मेरे को आपकी नॉलेज से मतलब है, वो बढ़नी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एक एक। ठीक है, अब एक और बात है, रियल इमेज में क्या होता है, हमारी जो लाइट रेज होती हैं वो इमेज से पास होकर आती हैं, ठीक है, पास थ्रू होती हैं, पर वर्चुअल इमेज में हमारी लाइट रेज उस इमेज से पास थ्रू नहीं हो पाती। इसको दिमाग में बैठा लो, आगे समझ लेना। ठीक है, अभी आगे जब वो आएगा फॉर्मेशन, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे।